आज हम लोग आपकी कक्षा 9 में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता अच्छा होता इसके पहले पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ जान लेते हैं। अच्छा होता अगर आदमी के लिए। सभी शब्द सरल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परार्थी, देखिए परार्थी मतलब परोपकारी, जो दूसरे का उपकार करता हो, जो दूसरे के हित में कार्य करता हो, तो हम परोपकारी कह के ही व्याख्या कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पक्का, पक्का यानी अपने विचारों का पक्का, या आप दृढ़ भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और नियति का, तीनों शब्द सरल है। सच्चा, देखिए चाहे आप सच्चा कह के ही व्याख्या कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसको बदलना चाहें तो स्वच्छ और साफ कह सकते हैं। स्वच्छ और साफ। होता सरल है। न माने नहीं। स्वार्थ का चहबच्चा, देखिए इसी चहबच्चा शब्द को समझिए, यही एक शब्द कठिन है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चहबच्चा का मतलब होता है तहखाना, या आप भंडार कह सकते हैं, जिसमें जो है कुछ चीज़ रखी जाए। लेकिन यहाँ पे स्वार्थ का चहबच्चा है, यानी स्वार्थ का खजाना, यानी आप इसको सीधे सीधे कह सकते हैं स्वार्थी होना। स्वार्थ का चहबच्चा मतलब स्वार्थी होना, ठीक है। लेकिन न जुड़ गया है तो स्वार्थी नहीं होना, ठीक है। नहीं, न माने नहीं। दगैल दागी, देखिए दगैल दागी का मतलब होता है कलंकित होना, जिस पर कोई कलंक लगा हो। तो न जुड़ गया है तो इसका मतलब है जो निष्कलंक हो, जिस पर कोई दाग ना हो, जिस पर कोई कलंक न लगा हो। न दगैल दागी। न चरित्र का कच्चा, तीनों शब्द सरल है, यहाँ पर कच्चा समझिए। देखिए चाहे आप कच्चा कह के व्याख्या कर लीजिए, चरित्र का कच्चा सरल है, लेकिन ये आप बदलना चाहे तो आप कह सकते हैं कि कच्चा का मतलब बुराई, यानी जिसके चरित्र में कोई बुराई ना हो, तो कच्चा मतलब बुराई। होता सरल है, तो चरित्र के साथ न लग गया है, यानी जिसका चरित्र अच्छा होता, जिसके चरित्र में कोई बुराई न होती, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित अच्छा होता शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ अपूर्वा में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाने की इच्छा रखता है, जो स्वार्थ रहित और उत्तम चरित्र वाला हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, अच्छा होता अगर आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियति का सच्चा होता। एक बार में हम लोग इतना ही लेंगे तो हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में
कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि यह देश और समाज के लिए कितना। अब आ जाइए पद्यांश पर। यह देश और समाज के लिए कितना अच्छा होता अगर एक आदमी दूसरे आदमी के लिए परोपकारी, परार्थी परोपकारी, दूसरे आदमी के लिए परोपकारी, कामा लगाएंगे, आगे लिखेंगे अपने विचारों का पक्का, परोपकारी कामा अपने विचारों का पक्का और नियति का स्वच्छ और साफ, सच्चा स्वच्छ और साफ, और नियति का स्वच्छ और साफ होता। पूर्ण विराम लगा देंगे और इतनी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इतनी व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि यह देश और समाज के लिए कितना। अब आ जाइए पद्यांश पर। देश और समाज के लिए कितना अच्छा होता अगर एक आदमी दूसरे आदमी के लिए परोपकारी कामा अपने विचारों का पक्का और नियति का स्वच्छ और साफ होता। पूर्ण विराम लगा देंगे और इतनी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं न स्वार्थ का चह बच्चा, न दगैल दागी, न चरित्र का कच्चा होता। बहुत ही सरल लाइन है। फिर पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। आगे कवि पुनः कहते हैं कि यह कितना अच्छा होता यदि आदमी, फिर आ जाए लाइन पर, यदि आदमी स्वार्थी, स्वार्थ का चह बच्चा, इतने को हम लोग कहेंगे स्वार्थी, यदि आदमी स्वार्थी नहीं होता, कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे उस पर किसी भी प्रकार का कलंक, दगैल दागी, उस पर किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगा होता और उसके, फिर इतना जोड़िए, और उसके चरित्र में, चरित्र का चरित्र में, और उसके चरित्र में किसी भी प्रकार की बुराई, कच्चा किसी भी प्रकार की बुराई, और उसके चरित्र में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होती। पूर्ण विराम लगाएंगे और इन 3 लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से तीनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि पहले फिर थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, इससे हमारा वाक्य आसानी से बन जाता है। तो सुनिए क्या लिखना है। आगे कवि पुनः कहते हैं कि यह कितना अच्छा होता यदि आदमी, फिर आ जाइए लाइन पर, यदि आदमी स्वार्थी नहीं होता, कामा लगाएंगे और लिखेंगे उस पर किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगा होता और उसके चरित्र में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होती। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखना है। लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग इसका जो काव्य सौंदर्य है उसमें जो अलंकार पूछा जाता है वो देख लेते हैं, क्योंकि अलंकार पर प्रश्न बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए इस पद्यांश में केवल अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है। कहाँ पर है चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है अगर आदमी, यहाँ पर भी पहले अ है शब्द के, यहाँ भी अ है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भी अ है, तो यहाँ पर तीनों जगह अनुप्रास अलंकार हमको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए परार्थी पक्का में यहाँ भी पहले प है, यहाँ भी पहले प है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। उसी तरह से देखिए का कच्चा में क और क है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास है। दगैल दागी में यहाँ द और यहाँ द है, तो अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। चलिए अब हम लोग
इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, आपके परीक्षा में केवल 3 ही प्रश्न आएगा, लेकिन मैंने 4 प्रश्न आपको समझाने के लिए लिया है। देखिए, यदि ये प्रश्न आएगा तो ये नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन ये दोनों प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका संदर्भ लिखते हैं। जैसे मैंने बताया है वैसे ही मैंने लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। ध्यान रहे, जब आप प्रश्नोत्तर नंबर डालते हैं तो उसके ठीक नीचे कम से कम आप 2 लाइन छोड़िए। उसके बाद जब भी नई हेडिंग आती है तो वहाँ पर आप 1 लाइन छोड़ेंगे तब भी सही है, लेकिन पहली बार में 2 लाइन छोड़िए। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप संकेत लिखेंगे। देखिए, आपके पेपर में 2 पद्यांश होते हैं, उनमें से कोई एक ही आपको हल करना होता है। तो जिसको भी आप हल करें उसका संकेत लिख दीजिए। संकेत में हम लोग उस पद्यांश के शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 1 लाइन आप छोड़ेंगे और पहले प्रश्न की नंबरिंग करेंगे। और पहले प्रश्न से हमसे संदर्भ पूछा था, तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित अच्छा होता शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ अपूर्वा में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है, किताब का नाम, शीर्षक का नाम, कवि का नाम और ये जो पद्यांश की मूल पुस्तक है, कवि की जो मूल किताब है, उसका नाम आपको काले रंग की पेन से हाईलाइट कर देना है तो अच्छा रहेगा। और ये सभी चीज़ें आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखनी है। ठीक है, पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो चलिए हम लोग शीर्षक और कवि का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हमको पता है। तो देखिए, आप 1 लाइन छोड़ेंगे पहला प्रश्न खत्म होने के बाद, दूसरे प्रश्न की नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम अच्छा होता एवं कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। पूर्ण विराम लगा देंगे और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, मैंने जैसे आपको पद्यांश की व्याख्या बताई है, आप सुन के वैसे ही लिख दीजिए, आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए मैंने लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, जब आपका दूसरा प्रश्न खत्म हो जाए तो फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे, नंबरिंग करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि यह देश और समाज के लिए कितना। इतना देखिए मैंने अपने से जोड़ा है। अब आगे लाइन की व्याख्या है, यह देश और समाज के लिए कितना अच्छा होता कि जब एक आदमी दूसरे आदमी के लिए परोपकारी होता, अपने विचारों का पक्का होता और वह नियति का स्वच्छ और साफ होता। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके आगे की व्याख्या लिखेंगे। आगे कवि पुनः कहते हैं कि यह कितना अच्छा होता यदि, मैंने फिर इतना अपने से जोड़ा है, यदि आदमी स्वार्थी न होता, उस पर किसी भी प्रकार का कलंक न लगा होता और उसके चरित्र में किसी भी प्रकार की बुराई न होती। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका तीसरा प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। देखिए, 3 के अंतर्गत मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, तो अगले 3 को भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अगला तीसरा कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में आए शब्द
स्वार्थ का चह बच्चा। देखिए कविता में ये शब्द आया है स्वार्थ का चह बच्चा, जिसको हम लोगों ने स्वार्थी कहा है। इसका क्या अर्थ भाव है? प्रश्न में या तो अर्थ कहेगा या तो भाव कहेगा। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में आए शब्द स्वार्थ का चह बच्चा का अर्थ या भाव जैसा प्रश्न पूछे। स्वार्थ का खजाना अर्थात स्वार्थी होना है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा।